लोग को बता रहे हैं 7 तारीख को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसका कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। मानो उसमें उस एग्जाम में आप लोग का किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का लेके आए। 40 प्रश्न है। ऐसे आप लोग को परीक्षा में टोटल 30 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन हम आप लोग को 40 प्रश्न लेके आए हुए हैं। और ये सभी प्रश्न जो 7 तारीख को जो एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग देखते हैं उन सभी प्रश्नों को और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो देखिएगा, लिखा हुआ है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग को बता दें, फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में ये युद्ध हुआ था। अब बात है कि ये युद्ध जो हुआ था किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो आप लोग को बताते हैं चार्ल्स एक्स के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये युद्ध चला था और एक ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ 2 में है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ऑप्शन दिया हुआ नेपोलियन, निकोलस, है ना, जूसेपी मैथ्सिनी या मेटरनिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा दूसरा का जो सही आंसर जो होगा वो होगा मैथ्सिनी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? मैथ्सिनी होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 3 होगा। मैथ्सिनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई बनाने का इरादा किया था जहां शांति और समानता हो। तो मैथ्सिनी का ये सोच था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो इसमें क्या है सो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ऑप्शन नंबर जो दिया वो देखिएगा नेपोलियन का आक्रमण पहला में दिया, दूसरा में दिया यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा में दिया फ्रांसीसी क्रांति और चौथा में दिया इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम होगा। क्योंकि आप लोग को बता दें कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 1830 के बीच हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया था? प्रेरित किया था। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न पर देखेंगे अगला में, तो 4 नंबर जो दिया हुआ लिखा हुआ 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। जो 1848 में यूरोपीय देशों के जो किसान और मजदूर थे वो किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? तीनों होगा। वे गरीबी भी है, बेरोजगारी और भूखमरी। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? 4 नंबर का। ये सभी प्रश्न जो हम आप लोग को बता रहे हैं वो जो 7 तारीख को जो आप लोग का एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए सभी के सभी गेसेस क्वेश्चन है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न अगर आप सही तरीके से देख लेते तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत आसानी से उसको क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। बताइए कौन बनाया था यंग इटली। तो इस तरह का हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ये प्रश्न देखते होंगे, बहुत बार इस तरह से रिपीट करता है। जो पूछा गया प्रश्न था उसमें इस तरह ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए इस तरह का टॉपिक जो है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मैथ्सिनी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्सिनी ने इतालवी एकीकरण और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यंग इटली नामक गुप्त संगठन की क्या किया था? स्थापना किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है 6 नंबर लिखा प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दी गई या इनमें से सभी। तो बताइए इसमें क्या हुआ था? जब उस समय उसका युद्ध हुआ तो उस समय क्या किया गया था। तो आप लोग को बताते हैं उस समय जब युद्ध हुआ तो उस समय इनमें से क्या होगा? सभी होगा। करों में क्या किया? वृद्धि कर दिया गया, सीमा शुल्क क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया, और युद्ध के नाम पर क्या कर लिया गया था? कर्जा। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? सही आंसर इसका होगा चौथा होगा, यानी 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट 7वां नंबर है ना। 7वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 7वां नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ वो क्या लिखा हुआ है सो देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, प्रश्न है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था।
अहिंसा का, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अक्षर आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन पूरे इसको देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ अहिंसा का धर्म सभी जातियों भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किसका था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी? तो जो अहिंसा का जो बात बताते थे वो कौन बोलते थे? महात्मा गांधी को विश्वास था। महात्मा गांधी जी को विश्वास था कि अहिंसा का जो धर्म है वो सभी भारतीयों को क्या करता है? एकता के सूत्र में बांध सकता है, उनका ये विश्वास था। आप लोग को बता दें कि आंदोलन में इसी सिद्धांत का पालन किया गया। जो महात्मा गांधी के द्वारा जब आंदोलन किया गया था तो अहिंसा का ही धर्म अपनाया गया था, इसी के सिद्धांत पर क्या किया गया था? आंदोलन चालू किया गया था, इसी सिद्धांत पर वो क्या करता था? कार्य करते थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो देखिएगा कि अमृतसर के गांव वालों ने, है ना, अमृतसर के गांव वालों ने जालियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित होने के लिए किस मेले में भाग लेने के लिए गए थे? जो अमृतसर के गांव वाले जो थे, है ना, जालियांवाला के बाग के मैदान में एकत्रित जो हुआ था, किस मेले में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे? बैसाखी मेला में, पुष्कर मेला में, कुंभ मेला में या माघ मेला में? तो हम आप लोग को बता दें कि इसमें जो भाग लिया गया था वो बैसाखी मेले के लिए भाग लिया गया था। और ये कब लिया गया था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी त्योहार के अवसर पर बड़ी संख्या में क्या हुआ था? लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जिनमें से कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग क्या हुए थे? रोलेट एक्ट पर अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे। कुछ त्योहार मनाने भी आए थे और कुछ जो रोलेट एक्ट जो हुआ था उसके लिए क्या क्या नेताओं की गिरफ्तारी का क्या करने आया था? विरोध करने के लिए आए हुए थे, वहां जमा हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में कहा था? जो इरविन के पास जो पत्र लिखे थे महात्मा गांधी, वो किस कर को खत्म करने के बारे में लिखा गया था? नमक, जल, वस्त्र या संपत्ति? ध्यान दीजिएगा। तो जो पत्र लिखे थे जिस पर कर हटाने के लिए बोला गया था वो था क्या? नमक था। उसका सही आंसर क्या होगा? नमक था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे रखी थी। टोटल कितना मांगे रखी थी? 11 मांगे, जिनमें से ध्यान दीजिएगा, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो नमक पर जो टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको क्या करने बोला था? खत्म करने के लिए बोला गया था, है ना। इसलिए क्योंकि समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा था ये कर, तो इसलिए उनको हटाने के लिए बोल रहे थे महात्मा गांधी। इसलिए क्या किए थे? पत्र लिखे थे। लेकिन उस पत्र में टोटल 11 मांग रखी गई थी, जिसमें से सबसे जरूरी था नमक पर जो कर लगाए थे उसको खत्म करना। ठीक है, 10वीं नंबर में दिया हुआ हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया है नामक पुस्तक, उसका लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखे थे वो कौन लिखे थे? महात्मा गांधी जी ने लिखे थे। कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। कब लिखा गया था? ध्यान दीजिएगा, 1909 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर लिखिए, देखिएगा लिखा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप लोग को बता दें, इसको जो दिया जाता है ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सही होगा, 3 नंबर सही होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा तो 12 नंबर प्रश्न में लिखा चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था? तो ऑप्शन में है 1920, 1919, है ना, 1921 या 1922। तो इसका सही आंसर जो होगा, चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। आप लोग को इसका पूरा तारीख अगर जानना है तो कब ये घटना जो हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी, है ना, 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 को हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस के साथ झड़प के बाद एक पुलिस स्टेशन में क्या किया था? आग लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को अगर देखिएगा तो 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन, चादर अपरदन, मृदा अपरदन, परत अपरदन? तो इसको सही आंसर जो होगा, क्योंकि पवन के द्वारा बालू को क्या किया जाता है? रेत को क्या उड़ा लिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे पवन अपरदन। क्या बोलेंगे? पवन अपरदन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो बता रहे हैं हम आप लोग को बार बता रहे हैं कि आप लोग जो 7 तारीख को जो एग्जाम देने क्योंकि आज जो हिंदी का एग्जाम हो चुका है, अब आप लोग के पास जो अगला एग्जाम होने वाला है वो 7 तारीख को क्या है? 7 तारीख को जो आप लोग का जो एग्जाम है वो है सामाजिक विज्ञान का
तो वही सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन उस दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो रहेंगे, एक से लेकर 40 तक का जो प्रश्न हम आप लोग को बता रहे हैं, इन्हीं में से लगभग प्रश्न आपका आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जैव और अजैव, विकसित और संचित। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग को बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो 2 भागों में बांटा गया है, उसका सही जो है वो है क्या? जैव और अजैव। क्या है? जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है संसाधन को, और उसका नाम है जैव और अजैव। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखेंगे तो 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो लिखा निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? रेगुड़ मृदा कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है? तो आप लोग को बता दें, बोला जाता है काली मृदा को। किसको बोला जाता है? काली मृदा को, क्योंकि काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी या तो काली कपास मिट्टी के नाम से, क्योंकि यहाँ कपास की खेती के लिए विशेष रूप से ये उपयुक्त होता है। ये मिट्टी जो होता है, काली मृदा जो होता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, इसीलिए इसको कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न को आप अगर देखिएगा तो 16 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देख लीजिए कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कब किया गया था तो बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3 नंबर। कब होगा? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, जिसको बोलते हैं UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 तक, है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये जो आयोजित किया गया था वो 3 तारीख से लेके 14 तारीख तक। और कब, साल कौन सा था? तो साल जो था वो था 1992, जून 1992 था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 17 में लिखा हुआ निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? जो प्रचुर भंडार है कौन सा राज्य में है? भारत के। तो लिखा हुआ इसमें निम्न में झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, या झारखंड, गोवा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? चलिए, इसका जो सही आंसर होगा 17 नंबर का, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही नंबर जो होगा वो होगा 4था नंबर, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को 18 नंबर लिखा, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? भारत का जो कितना ऐसा प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो मैदान के रूप में है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 43%। क्या होगा? 43%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 19 नंबर अगर देखते हैं तो 19 नंबर में देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? पठारी को, मैदानी को, पर्वतीय को, इनमें से सभी को। तो आप लोग को बता दें कि देश के लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों के अपार संचय के रूप में जिस क्षेत्र को जाना जाता है उसका नाम है पठारी क्षेत्र। क्या होगा? पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? पहला होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशु चारण। इसका सही होगा अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई। इस तरह का प्रश्न बहुत बार बार रिपीट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न जो दिया लिखा, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा। उत्तरांचल का मतलब कि उत्तराखंड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड और उत्तरांचल। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो खेती किया जाता है सीढ़ीदार या सोपानी खेती किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 22 नंबर में लिखा हुआ भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1950, 1927, 1980, 1972 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1972 ईस्वी को होगा, क्योंकि वन्य जीव यानी जिसको संरक्षण बोलते हैं अधिनियम भारत में वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए 1972 में क्या हुआ था? लागू किया गया था। उसको बचाव के लिए क्या किया गया था? संरक्षण के लिए लागू किया गया था। चलिए 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में लिखा, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल
परियोजना, ब्यास परियोजना या हीराकुंड परियोजना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो दूसरा नंबर होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या होगा? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना एक व्यापक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका उद्देश्य सतलुज ब्यास नदी घाटी में सिंचाई और जल विद्युत प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, लिखा दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा के कारण से, सिंचाई की बढ़ती मांग से, या जल की व्यर्थ बर्बादी से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी। सूखा के कारण से भी जल की कमी हो रहा है, सिंचाई की बढ़ती मांग के लिए खेतों में अधिक पटावन के चलते से भी पानी का मांग बढ़ रहा है जिसके कारण से पानी का कमी हो रहा है। जल की व्यर्थ बर्बादी लोग कर रहा है, इसके कारण से क्या भी हो रहा है? जल का कमी हो रहा है ना। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो तीनों है सही, इसलिए इसमें क्या होगा? सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा हुआ है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? फ्रेंच और डच भाषा, डच और जर्मन भाषा, फ्रेंच और सिंगली भाषा, फ्रेंच और जर्मनी भाषा। तो आप लोग को बता दें कि जो बेल्जियम में जिस भाषा के कारण से एक दूसरे समूह के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसका नाम था, वो भाषा था फ्रेंच और डच भाषा, है ना, फ्रेंच और डच भाषा। क्योंकि बेल्जियम में 1950-1960 के दशक के दौरान डच भाषा और फ्रेंच भाषाई समुदायों के बीच आर्थिक असमानता के कारण क्या हुआ था? तनाव बढ़ गया था, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखो श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? जो श्रीलंका में अधिकतर जो सिंगली भाषी लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हो, मुसलमान, या बौद्ध, या ईसाई। तो आप लोग को बताते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा भाषा? बौद्ध भाषा होगा, है ना, बौद्धिस्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? संसद को, जनता को, राज्य को, या न्यायपालिका को। तो इसको किसको बात? तो आप लोग को बता दें कि इसमें जो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत के लिए जिसको सबसे बड़ा बुनियादी माना जाता है वो होता है जनता। कौन होता है? जनता। क्योंकि जनता अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी पार्टी में अगर चुनाव की प्रक्रिया जिस समय है, तो अगर वो जनता के द्वारा मतदान ना किया जाए, किसी नेता को ना चुना जाए, तो फिर ये क्या है? उसका शासनकाल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र का जो एक बुनियादी सिद्धांत है वो होता है जनता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? लिखा हुआ क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर समाज में, बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या इनमें से सभी। तो जितने भी दिया हुआ इनमें से क्या होगा? सभी होगा, कि सभी में इसका आवश्यकता पड़ती है, भागीदारी रहती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा तो लिखा हुआ निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, या पारंपरिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सामाजिक होगा। क्या होगा? सामाजिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को, या प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? न्यायालय को। क्या होगा? न्यायालय। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सही से व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायालयों के पास है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से सभी। इसको जो रखा गया है वो किस में रखा गया है? इसको जो रखा गया है वो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? राज्य सूची होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, या इनमें से सभी को। तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में जो प्रशासनिक जो अधिकार जो जिसको है उसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? केंद्र सरकार। किसका होगा? केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर होगा पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा हुआ है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण, या सत्ता का दुरुपयोग। तो ये जो होगा ये होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? दूसरा इसका सही होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को अगर देखते हैं तो 34 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। क्या है? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर
मजदूरी या इनमें से सभी। तो इसमें जो है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है वो सभी होगा। इसमें क्या होगा? सभी होगा। नियमित रोजगार होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और बेहतर मजदूरी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत ये सभी लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4 होगा, इनमें से सभी। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 में लिखा भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है बिहार में। कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 36 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? तो 36 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है भारत में प्रत्यक्ष बेरोजगार सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है? सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या तो सार्वजनिक क्षेत्र में। जो ये दिखाई देता है वो दिखाई देता है कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 37 में दिया हुआ है भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न वर्ग, गरीब या विकसित या कम जनसंख्या वाला। तो बताइए ये जो भारत आता है किस वर्ग के देश में आता है? तो आप लोग को बताते हैं भारत आता है निम्न आय में। किस में आता है? निम्न आय में आता है। ठीक है, यानी निम्न मध्य आय वाले देशों में रखा जाता है भारत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा तो लिखा हुआ निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को की विशालता को प्रदर्शित करता है? प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन नंबर इसका सही होगा पहला 38 का। अब आ जाते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर अगर देखिएगा तो 39 नंबर में क्या लिखा है? परिवहन, भंडारण, संचरण, बैंक सेवा, व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा तृतीयक। इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीयक होगा। चलिए हम लोग इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो बताएं ये 7 तारीख एग्जाम जो होने वाले उसके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? 40 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें जो बेरोजगारी जो पाई जाती है वो किस तरह के? अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। कैसा बेरोजगारी? अल्प बेरोजगारी। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः अल्प बेरोजगारी है ना और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? अल्प बेरोजगारी। तो इस तरह से हम लोग का ये सभी 1 से लेकर 40 तक का प्रश्न खत्म होता है। और आप लोग को बता दें कि ये सभी प्रश्न जो है वो 7 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए धन्यवाद।